स्टार्ट हुआ। आज भारत की पहली शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले के जन्मोत्सव में इस विशाल समुदाय को मैनेज करने के लिए जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं उनका सबसे पहले मैं साधुवाद करता हूँ, उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। सर्वप्रथम भारत की, हमारे देश की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज का नमन करते हुए भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का नमन करता हूँ। भारत जैसे विशालतम देश में विविधताओं से युक्त विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदायों को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार दिलाने वाले भारतीय संविधान का नमन करता हूँ। संपूर्ण मानवता में समता, ममता, करुणा, मैत्री और विश्व बंधुत्व और महान वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रथम प्रवर्तक विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध का नमन करते हुए बनाने वाले प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का नमन करता हूँ। तथागत गौतम बुद्ध की मानव कल्याणकारी शिक्षाओं से भारत ही नहीं विश्व के कोने कोने तक ज्ञान की धारा को प्रवाहित करने वाले प्रथम विश्व विजेता सम्राट अशोक महान का नमन करता हूँ। शिक्षा के सूत्रधार महामना राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, राष्ट्रमाता माता सावित्रीबाई फुले का नमन करते हुए आज इस जन्म दिवस के समारोह में उपस्थित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान संग्रामी साथियों, माताओं, बहनों एवं सम्राट अशोक क्लब के समस्त जुझारू कार्यकर्ताओं का नमन वंदन करते हुए यहाँ पर जो हमारे इस कार्यक्रम में सहायता कर रहे हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज का यह दिवस भारत में शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि आज वो पुण्यतिथि है, आज वह दिवस है जब भारत में एक आधी आबादी को शिक्षा का अधिकार नहीं था और उस अधिकार से पोषित करने के लिए सामाजिक संघर्ष, आर्थिक संघर्ष, पारिवारिक संघर्ष को झेलते हुए माता सावित्रीबाई फुले ने ऐसा अनुकरणीय कार्य किया जो युगों युगों तक एक मिसाल कायम हो गई। आज उनका जन्मदिन है, उनके जन्मदिन फुले में उनको सशक्त नमन करता हूँ। कल्पना करिए, वह समय इतिहास के माध्यम से आप लोग जानते होंगे जब पुरुषों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि जो धर्मशास्त्र है वो धर्मशास्त्र ये कहे
और वही होता रहा। ऐसे काल में 3 जनवरी 1831 में माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। 1840 में बाल विवाह के तहत 9 वर्ष की आयु में 13 वर्षीय ज्योतिबा राव फुले से उनका विवाह कर दिया गया। माता सावित्रीबाई फुले के जन्म की एक मैं वाकया बताना चाहूंगा। माता सावित्रीबाई फुले बहुत छोटी थी। अपने घर में खेलते खेलते उनको एक पुस्तक मिल गई, तो उस पुस्तक को लेकर के वो उसको पढ़ने का प्रयास कर रही थी। तो उनके पिताजी ने देख लिया कि यह लड़की पुस्तक पढ़ रही है, क्योंकि उस समय स्त्रियों को पढ़ना एक अभिशाप माना जाता था। कल्पना करिए, स्त्रियों को पढ़ने का अभिशाप माना जाता था। अगर कोई कन्या पढ़ लेगी, कोई लड़की पढ़ लेगी तो समाज अभिशप्त हो जाएगा। जबकि इस समाज की जननी है, इस समाज की जननी है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर प्रतिबंध थे। उन्होंने उसकी किताब को छीन करके फेंक दिया। उनको बड़ी अंदर से कुंठा हुई। जब उनको कुंठा हुई, उन्होंने संकल्प किया कि मैं अपने जीवन में अवश्य पढ़ूंगी और इस विषमता को समाज से समाप्त करने का काम भी करूंगी। 9 वर्ष की आयु में जब उनका विवाह ज्योतिबा राव फुले से हुआ, ज्योतिबा राव फुले जी भी इस सामाजिक विषमता के शिकार थे। वो चाहते थे कि समाज में समता और समानता का अधिकार सभी को प्राप्त हो। उस समय अंग्रेजी हुकूमत थी देश में, भारत में अंग्रेजी शासन था, और अंग्रेजी शासन में ज्योतिबा राव फुले ने अपनी अपील की कि भारत के प्रत्येक नागरिक को समता समानता के साथ शिक्षा का भी अधिकार प्रदान किया जाए। तो विषमतावादी लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा करना भारत के लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि वो चाहते थे, वो जानते थे कि अगर ये बहुसंख्यक समाज अगर शिक्षित हो गया तो हमारी रोटियां बंद हो जाएंगी। इसलिए ज्योतिबा राव फुले ने कक्षा 3 तक शिक्षा ग्रहण की। समझिए, इसके बाद स्कूल नहीं जाने दिया। हमारे बुजुर्ग समुदाय के लोग, बुजुर्ग वर्ग के लोग बैठे हैं, लोग कहते थे कि पुराने टाइम में लोग स्कूल नहीं आते थे। स्कूल न आने का कारण था कि वहां पर इतना प्रताड़ित किया जाता था कि बच्चा पलट कर स्कूल नहीं जाना चाहता। इतना प्रताड़ित किया जाता था। उसी वजह से उस समय लोग पढ़ने की तरफ मुखर नहीं होते थे। लेकिन वो क्रांति की आग जिसके अंदर लग चुकी हो, वो कैसे शांत हो सकती है। ज्योतिबा राव फुले ने स्वयं शिक्षा ग्रहण की और इसके बाद में माता सावित्रीबाई फुले को क ख ग घ और ABCD पढ़ना सिखाया। वो घर का काम भी करती थी, घर में पढ़ती थी, स्कूल था नहीं। उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि हमें एक ऐसे विद्यालय की आवश्यकता है जहां पर हम बालिकाओं को शिक्षित करके एक नए समाज का सृजन कर सकें। सरकार से अनुमति मिल गई। उन्होंने 1849 में पहला बालिका विद्यालय खोला और उसमें 9 बालिकाओं को शिक्षित करने का काम प्रारंभ किया। समझिए, कार्य प्रारंभ हो गया और उनकी चुनौतियों का दौर
समाज ने उनकी ससुराल पक्ष के लोगों से शिकायत की, उनको घर से बाहर निकाल दिया। दोनों पति पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया गया। उनको शेख फातिमा जी ने अपने घर में शरण दी और वहां पर रह करके उन्होंने एक क्रांतिकारी कार्यक्रम प्रारंभ किया। अब जब वो विद्यालय जाती थी पढ़ाने के लिए, तब समाज के लोग उनके ऊपर फूल बरसा करते थे। कौन से फूल थे? अगर आप सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो फूल नहीं थे, वो पत्थर थे, वो गोबर था, वो मानव मन था। जब वो विद्यालय पढ़ाने के लिए जाया करते थे और उन्होंने उसका विकल्प खोज निकाला। ऐसी दशा में विद्यालय में बच्चों को कैसे शिक्षित करेंगे? माता सावित्रीबाई फुले अपने बैग में एक साड़ी और रख कर ले जाती थी और विद्यालय पहुंचकर साड़ी बदल लेती थी और जब पुनः वहां से चलती थी तो फिर वही साड़ी गंदी पहन लेती थी, क्योंकि फिर वो जानती थी कि मैं जाऊंगी तो हमारे ऊपर कुछ वर्षा होगा। ये संघर्ष उन्होंने झेला और कई सावित्रीबाई फुले को पैदा कर दिया। उन्हीं की देन है। अगर उन्होंने ये संघर्ष ना किया होता राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर, तो शायद आज मैं भी यहां बोलने के लायक नहीं होता। उन्होंने एक सशक्त विधान की रचना की। उनके ही द्वारा, उनके ही प्रयासों से पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सरदार पटेल, जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख थे, उन्होंने भारत में शिक्षा नहीं पाई। आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि उस समय विद्यालय ही नहीं हुआ करते थे हम जैसे लोगों को पढ़ने के लिए। लेकिन सरकार से जब अनुमोदन हुआ तो उनको विदेश में भेजा गया। बैरिस्टर बन के कहां से आए? महात्मा गांधी लंदन से। लंदन भारत में है, लंदन भारत में है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने अपने जीवन की सबसे ज्यादा डिग्रियां हासिल करने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने ये डिग्रियां भारत में नहीं पाई, विदेशों में पाई, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को विद्यालय के दरवाजे बंद रख करके रखे गए थे। अगर इन्होंने संघर्ष न किया होता तो शायद हमारे संविधान में वो अधिकार नहीं मिलते। अभी माननीय दीपक जी ने आपको बताया था कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जब प्रधानमंत्री पद पर गई तो उन्होंने कहा था कि आज अगर मैं प्रधानमंत्री हूं तो वो केवल और केवल इस देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के तहत नहीं हूं। मैं अगर प्रधानमंत्री बनी हूं तो माता सावित्रीबाई फुले और उन्होंने शिक्षा की देवी कही जाने वाली सरस्वती को अलग करके माता सावित्रीबाई फुले का माल्यार्पण किया। गर्व होना चाहिए हमको, फक्र होना चाहिए। हमारे नीति नियंता नीतियां तो बहुत अच्छी बनाते हैं। जो हमारे नीति नियंता हैं नीतियां तो बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन उसके साथ उनकी नियति अच्छी नहीं रहती। नीति नियति दोनों एक दूसरे के पूरक होती हैं। नीतियां चाहे जितनी अच्छी हो, लेकिन नियति उससे अच्छी होगी तभी उसका प्रभाव दिखाई देगा। संविधान में 1950 को लिख दिया गया था कि इस देश के प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बालक को शिक्षा का अधिकार है।
उसको लागू करने में कितना समय लगा? 2001 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2001। समझिए नीति नियंताओं की नियति कितनी अच्छी थी। अगर वो उसी समय लागू हो जाती तो आज देश का जो शैक्षिक स्तर है, विदेशों में जो देश की ख्याति है, वो शायद कई गुना बढ़ी हुई होती। लेकिन 2001 में ये नियम लागू किया गया। ज्योतिबा फूले ने कहा था कि शिक्षा बिना मती गई, मती माने विवेक, शिक्षा बिना मती गई, मती बिना गति गई, और गति बिना धन गया, और धन बिना हम शूद्र हुए, और यह पूरी दुर्गति केवल शिक्षा के कारण है। तो आज के इस पूर्ण दिवस पर ज्यादा समय न लेते हुए मैं सभी से अनुरोध करना चाहूंगा, सभी से आग्रह करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को बिना भेद दे, क्योंकि दो ही बच्चे होते हैं, बेटी हो या बेटा। कालांतर में भेदभाव किया गया है। बेटी को ये सुविधाएं नहीं देनी है, बेटे को ये सुविधाएं देनी है, क्योंकि बेटे से वंश चलता है, बेटी को पराया धन होती है और उसका कन्यादान कर दिया जाता है। तो आप लोग जान लीजिए कि बेटियां दान देने वाली वस्तु नहीं हुआ करती हैं, क्योंकि दान वस्तु का किया जाता है, किसी जीव का नहीं, किसी बेटी का दान नहीं किया जाता है। वो एक व्यवस्था परिवर्तन के तहत एक घर छोड़ करके दूसरे घर में जाती है, और ऐसा करना इस सृष्टि के संचालन के लिए आवश्यक है। तो बेटियों को ज्यादा परवरिश की आवश्यकता है बेटों की अपेक्षा, क्योंकि बेटा निरंतर आपके पास रहेगा, आपके विचारों से पल्लवित पोषित होता रहेगा, लेकिन बेटी को दूसरे परिवार में समाहित होना है, उसके अंदर ज्यादा विचारों को पैदा करना हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। कहा गया है कि एक बेटे को शिक्षित करने से केवल एक बेटा शिक्षित होता है, लेकिन एक बेटी को शिक्षित करने से एक समाज शिक्षित होता है। तो बेटियों को शिक्षित करना महती उपयोगिता है, आवश्यकता है, और इस चीज की डिनाई करना सबसे बड़ा अभिशाप है। बच्चों को विद्यालय नामांकन जरूर कराएं, विद्यालय में भेजें और लगातार उनकी मॉनिटरिंग करें, उनको देखें, विद्यालयों में जाकर के देखें। चूंकि मैं एक शिक्षक हूं, इसलिए शिक्षक होने के नाते मैं सभी से अनुरोध भी करना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा देश, हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा घर एक समृद्धशाली बने, तो उस समृद्धशाली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे आवश्यक चीज शिक्षा है। बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं हो सकता, और जब शिक्षा नहीं थी तो देश की दशा अलग थी, जब देश में शिक्षा आई तो देश की दशा अलग हो गई। महिलाएं चंद्रयान चलाने लगी, महिलाएं हमारे देश की सीमा की रक्षा करने लगी। जो घर की रक्षा के लिए नहीं वैलिड मानी जाती थी, आज हमारे देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है। ये उसी शिक्षा के प्रभाव है। तो ज्यादा न कहते हुए एक बार पुनः माता सावित्रीबाई फुले को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त बुद्धजनों का, अग्रजों का,
मैं स्वागत वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत।